येसुबाई अपने महल में बैठी थी। तभी महल में शंभूराजे आते हैं। वे बड़े उदास और तनाव में दिख रहे थे। कर्नाटक की मुहिम के काम का तनाव होगा, ये सोचकर येसुबाई उनका तनाव दूर करने हेतु एक पुरानी याद शंभूराजे को याद दिलाते हुए कहती है कि राजकुमार, आपको याद है क्या जिजाऊ अजी साहब यानी आपकी दादी क्या कहा करती थी? शंभूराजे, किस बारे में? येसुबाई, जी, आपका और महाराज का जो रिश्ता है उसके बारे में। वे कहा करती थी कि मेरे शिव शंभू जैसे पिता पुत्र तो इस युग में कहीं नहीं मिलेंगे। कितने समझदार, बहादुर और एक दूसरे को जानने वाले हैं दोनों। किसी की नजर न लगे पिता पुत्र के इस रिश्ते को। येसुबाई के इन शब्दों पर शंभूराजे और भी चिंतित हो उठे। उन्हें चिंतित देख येसुबाई कहती हैं, थक गए होंगे आप कर्नाटक की मुहिम की तैयारी करते करते। बड़ी जिम्मेदारी है आप पर, थोड़ा आराम कर लीजिए। शंभूराजे उठ खड़े हुए और महल में ही इधर से उधर चक्कर काटते हुए कहने लगे, नजर लग गई येसु, किसी की बुरी नजर लग गई हम पिता पुत्र के रिश्ते को। येसुबाई प्रश्नार्थक भाव लिए पूछती है, क्या हुआ? शंभूराजे, कितने दिनों के बाद हमें हमारे पिता के साथ वक्त गुजारने का, नई नई कल्पनाएं बताने का, फिर एक नया पराक्रम दिखाने का मौका मिला था। अभी 4-5 दिन पहले ही हमने आबा साहेब के साथ बैठकर मुहिम का पूरा नियोजन भी किया था, और आज अचानक उन्होंने हमें कर्नाटक की मुहिम पर ले जाने से इनकार कर दिया। ये सुनते ही येसुबाई को भी आश्चर्य होता है। फिर अगले ही पल शंभूराजे को समझाते हुए कहती है कि महाराज ने जो भी फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया होगा। आप उदास न हो। महाराज चाहते होंगे कि कर्नाटक की मुहिम पर जाने के बाद आप स्वराज्य को संभालें। कोई तो भरोसे का हो पीछे। इसी विचार से उन्होंने मुहिम पर आपको न ले जाने का फैसला किया होगा। अब आप सो जाइए, आराम कीजिए। शंभूराजे सो जाते हैं। येसुबाई वही उनके सिर के पास बैठी रहती है। क्या सच में स्वराज्य की जिम्मेदारी संभालने के लिए महाराज ने शंभूराजे को मुहिम पर न ले जाने का फैसला किया था, या कुछ और ही वजह थी? इस विचार से येसुबाई पूरी रात वहीं बैठी रहती है। दूसरे ही दिन शंभूराजे अपने महल में उदास बैठे थे। उनके जिगरी दोस्त कवि कलश ज्योतिरादित्य केसरकर, कृष्णाजी कंक भी वहां शंभूराजे की मनस्थिति ठीक करने में लगे थे। पिता पुत्र के बीच की दूरी बस अब और न बढ़े, ऐसी येसुबाई मन ही मन भगवान से दुआ मांग रही थी। शंभूराजे के लिए महाराज ने कुछ संदेशा बालाजी आऊजी के पास भेजा था। उसी कारण शंभूराजे सह सभी बालाजी आऊजी का इंतजार कर रहे थे। बालाजी आऊजी को आते आते शाम हो गई। बालाजी आऊजी को पता था कि वहाँ बहुत देर से उनका इंतजार किया जा रहा था, इसीलिए समय न गवाते हुए वे सीधा संदेशा सुनाने लगते हैं। कर्नाटक की मुहिम से महाराज वापस आने तक राजकुमार को श्रृंगारपुर में रहना होगा। यह संदेशा सुन वहाँ उपस्थित सभी को बहुत दुख होता है। शंभूराजे कहते हैं कि क्या राजा के पीछे हमें रायगढ़ पर रहने का भी कोई हक नहीं? बालाजी आऊजी दुखी मन से कहते हैं, राजकुमार, हमने महाराज को ये निर्णय लेने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपके हित शत्रुओं ने ऐसा होने नहीं दिया। शंभूराजे, राजा के पीछे राज्य को संभालने की जिम्मेदारी तो राजकुमार की होती है ना, तो फिर हम श्रृंगारपुर जाके क्या करेंगे? बालाजी आऊजी, स्वराज्य की जिम्मेदारी राहुजी सोमनाथ को दी है। शंभूराजे गरजते हुए, क्या मुहिम पर जाने के पीछे हमारा कोई स्वार्थ था? अरे हम तो इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि हमारे पिताजी शिवाजी महाराज की तबीयत ठीक नहीं रहती पिछले कुछ सालों से, बस उनकी देखरेख करना चाहते थे। आज एहसास हुआ कि ये करोड़ों का राज्य और शिवाजी महाराज जैसा पिता होने के बावजूद हम अनाथ हैं और किसी लावारिस की तरह श्रृंगारपुर की तरफ सिर्फ चलते रहना है। बालाजी आऊजी, उदास न हो राजकुमार, महाराज ने दक्षिण कोंकण की जिम्मेदारी आप पर सौंपी है। शंभूराजे, बस बस करे ये ढोंग। दुनिया की नज़रों में खुद को महान बताने की कोशिश है ये। एकदम बादल घिर आए और जोर जोर से बारिश हो। इसी तरह शंभूराजे को वो 8 साल पहले के दिन याद आते हैं, जब औरंगजेब की कैद से छूटकर अगले दिन शिवाजी महाराज मिठाई की टोकरी में बैठकर निकलने वाले थे। उस वक्त 8 साल के शंभूराजे को वहीं छोड़कर जाते वक्त महाराज बहुत दुखी थे। उन्हें अपने छोटे शंभूराजे की चिंता सता रही थी, लेकिन नाइलाज था, उन्हें शंभूराजे को पीछे छोड़कर जाना ही पड़ा था। उन्हें विश्वास था कि शंभूराजे नियोजन के हिसाब से सही सलामत रायगढ़ पर पहुंच जाएंगे। उस वक्त शंभूराजे सिर्फ 8 साल के थे, तब भी महाराज को उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन अब शंभूराजे 16-17 साल के थे, फिर भी महाराज को उन पर भरोसा नहीं था। अचानक वे यादों से बाहर आते हैं और अपनी आंखों का पानी पोंछते हुए कहते हैं, हम तो वो हैं जो दुश्मन के तोहफों के गोले भी सीने पर लेते हैं, लेकिन आजकल हमें अपनों के गले मिलने से भी डर सा लगने लगा है। येसुबाई कहती है, महाराज की बात कर रहे हो क्या आप? शंभूराजे, नहीं, उनके कारोबारियों की। और हम अगर रायगढ़ पर रहे तो कदाचित उनके लिए हम एक काल सिद्ध होंगे। इस बात का डर हमारी माताजी सोयराबाई को सता रहा है। कल को सिंहासन तो छोड़ो, हमें इस रायगढ़ पर एक कोना भी नसीब न हो, इसीलिए हमारे सभी दुश्मन अस्तीन के सांप बनकर हमें डसने की तैयारी में लगे हैं। किसी तरह वो दिन बीत जाता है। अगले दिन शंभूराजे महाराज के महल में जाते हैं।
वे आदर से प्रणाम करते हुए कहते हैं, आशीर्वाद दीजिए आबा साहेब। आज दोपहर को ही हम श्रृंगारपुर के लिए निकल रहे हैं। आपका हुक्म सिर आँखों पर। महाराज कुछ देर सोचकर कहते हैं, ऐसे कैसे? आप आज के दिन रुक जाओ, कल जब हम कर्नाटक के लिए निकलेंगे तब संगमेश्वर तक साथ में चलते हैं, बातें करते हुए। दूसरे दिन दोपहर को महाराज कर्नाटक के लिए निकल रहे थे। पाचाड़ गांव में उनके सैनिक थे, 20,000 का घोड़दल और 40,000 का पायदल। सैनिक पाचाड़ गांव में महाराज का इंतजार कर रहे थे। बहुत दिनों की विश्रांति के बाद मुहिम पर जाने की कल्पना से सारे सैनिकों में एक अलग ही उत्साह था। हर बार मुहिम के लिए निकलने से पहले महाराज अपनी माता जिजाऊ का आशीर्वाद लेते थे, लेकिन उस दिन आशीर्वाद लेने के लिए जिजाऊ माँ साहेब जीवित नहीं थी। इसी कारण महाराज उनकी समाधि के दर्शन करते हैं। वे समाधि पर फूल अर्पित करते हैं। उस पवित्र समाधि के सामने महाराज नतमस्तक होते हैं। उधर सेना महाराज का इंतजार कर रही थी, लेकिन महाराज के पैर समाधि के पास से निकल ही नहीं रहे थे। जैसे समाधि को ही आंखें निकल आई और शिवाजी महाराज की तरफ देखते हुए पूछने लगी, पुरंदर के तह के बाद मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खान ने शंभू राजे और आपको आगरा औरंगजेब के दरबार में मिलने बुलाया था। एक बार जहर पीकर उसे पचाने का स्वभाव आपका था। इसी वजह से आगरा जाने से पहले शंभू राजे को दूसरे राज्य में किस तरह रहा जाता है, दुश्मन के दरबार में भी बिना घबराए कैसे रहा जाता है, तलवार चलाने के तरीके महाराज आप ही सिखा रहे थे ना। और जब प्रत्यक्ष आगरा जाने का समय आया तब छोटे शंभू राजे ने अपने छोटे छोटे हाथ हमारे पैरों पर रखे। तब हमने शंभू राजा को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उधर आगरा के लिए निकलने के लिए आपको देर हो रही थी। आपके बार बार कहने के बावजूद भी हम शंभू राजा को नहीं छोड़ रहे थे। क्या इतने से शंभू राजे को इतनी दूर ले जाना ठीक है? हमने भावनिक होकर आपसे पूछा था। तब आपने ही ऊंचे स्वर में कहा था कि माँ साहिब आप ही ने सिखाया है ना कि कर्तव्य यानी कर्तव्य, छोड़ दीजिए शंभू राजे को। अफजल खान को जब हम मिलने जा रहे थे तब भी उस मौत के मुंह में जाते वक्त आपने ही निडरता से हमें निरोप दिया था, याद है वो दिन? हम आपकी मनस्थिति समझ सकते हैं, लेकिन हमें शंभू राजे को सांप की तरह रेंगना नहीं, बांझ की तरह आकाश में उड़ना सिखाना है। तो अब क्या हुआ शिवबा? उस वक्त तो शंभू राजे 8 साल के थे, लेकिन अब 16-17 साल के हैं। तब भी अपने बहादुर महापराक्रमी पुत्र को छोड़ कर्नाटक की मुहिम पर अकेले ही चल दिए। महाराज का आभास उन्हें बड़ी उलझन में डाल देता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आखिर महाराज समाधि को प्रणाम कर वहां से निकल ही जाते हैं। मुहिम पर जाते वक्त संगमेश्वर तक महाराज ने शंभू राजे को अपने पास ही बिठाने का निश्चित किया। दोनों पिता पुत्र एक ही अंबारी यानी हाथी के ऊपर सवार होने की चीज में बैठे थे। तब शंभू राजे उनसे भावनिक होते हुए कहते हैं, आबा साहेब आप अभी अभी एक बड़ी बीमारी से ठीक हुए हैं और इस तरह अपने जवान राजकुमार को अकेले छोड़ आप मुहिम पर जा रहे हैं। उस बात का बहुत बुरा लग रहा है। शंभू सब ठीक हो जाएगा, जरा सब्र रखिए। महाराज ने शंभू राजे को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे शंभू राजे की नाराजगी दूर न कर सके। आखिर देखते ही देखते संगमेश्वर आ गया। एक दूसरे को अपने अपने रास्ते जाने का समय आ गया। तब महाराज नाराज शंभू राजे को अपनी मन की बात बताते हुए कहते हैं, आपके लिए रायगढ़ अब सुरक्षित नहीं है और हम आप पर कोई आँच आने देना नहीं चाहते, इसीलिए हम अकेली मुहिम पर जा रहे हैं। और भी कुछ कारण हैं, वो हम आपको समय आने पर बता देंगे। और महाराज कर्नाटक की मुहिम पर निकल जाते हैं और शंभू राजे श्रृंगारपुर की ओर चल देते हैं। इस तरह पिता पुत्र के बीच की दूरी बढ़ाने का अन्नाजी पंत का मंसूबा कामयाब हो जाता है।